ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर फॉर सीबीएसई बोर्ड। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? दो काम को ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग का जब डेफिनेशन लिखो आपको दो इंपॉर्टेंट बात लिखनी है। नंबर वन, अलग अलग डिपार्टमेंट रेडी करना अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी। तो ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग, तो आइडेंटिफाई करना यानी पता लगाना अलग अलग एक्टिविटी का, और फिर उनका ग्रुप बनाना मतलब डिपार्टमेंट बनाना। एक तो ये काम हुआ ऑर्गेनाइजिंग का, तो आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज, अलग अलग डिपार्टमेंट रेडी करना। दूसरा काम क्या हुआ? फाइनेंशियल, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स को एक साथ लेकर आना, ब्रिंगिंग टुगेदर फाइनेंशियल, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स। ये दो काम को करने को बोलते हैं। तो फाइनेंशियल, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस को टुगेदर एक साथ लेके आना, ये दो काम को बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। तो अब आता है पहला ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप्स। तो जो डेफिनेशन में पढ़े मोटा मोटी वही स्टेप्स है। तो पहले आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारे यहाँ अलग अलग काम क्या है, एंड डिवाइडिंग द वर्क। जैसे एग्जांपल देता हूँ, कैश कलेक्शन एक काम है, अकाउंट्स में एंट्री करना एक काम है, बैलेंस शीट फाइनलाइज करना एक काम है, फाइनेंशियल डेटा मेंटेन करना एक काम है। तो ये सब काम आइडेंटिफाई किया मैंने यहाँ कि मेरे यहाँ बहुत सारा काम है। अब मैंने उनका डिपार्टमेंट बनाया। तो स्टेप टू, उनको एक साथ लेके आना माने उनका डिपार्टमेंट बना देना। स्मॉलर जॉब रिलेटेड टू सिमिलर जॉब, स्मॉलर रिलेटेड एंड सिमिलर जॉब को एक साथ लेकर आना। तो पहले तुम्हारे यहाँ क्या क्या काम है वो पता करो। जैसे एग्जांपल एक और देता हूँ, मेरे यहाँ सेल्स का काम है, मार्केटिंग का काम है, कस्टमर से ऑर्डर उठाने का काम है, मार्केट में रिसर्च सर्वे करवाने का काम है। ये सब मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट का काम हो गया। रॉ मटेरियल खरीदना, रॉ मटेरियल को स्टॉक मेंटेन करना, फैक्ट्री में जब जब रॉ मटेरियल का दरकार हो तब तब भेजना, ये हो गया प्रोडक्शन एंड परचेज डिपार्टमेंट का काम। स्टाफ को एम्प्लॉय करना, उनका डेटा मेंटेन करना, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाना, उनका सोशल सिक्योरिटी देखना, जो पिछला चैप्टर पढ़ा था स्टाफिंग। तो वो सब चीज़ें करना हो गया एचआर डिपार्टमेंट का काम। तो ये अलग अलग काम पता करना और डिवाइड करना हो गया पहला स्टेप। और दूसरा काम हो गया उनका डिपार्टमेंट बनाना। अकॉर्डिंग टू द वर्क डिपार्टमेंट बन सकता है, जैसे मैंने कहा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट। और अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट भी हो सकता है, डिविजनल डिपार्टमेंट माने अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। मेरे यहाँ रबर बनता है, मेरे यहाँ स्टील बनता है, मेरे यहाँ सीमेंट बनता है, ये तीन प्रोडक्ट हो गए। ये तीन का ब्रेकअप कर देना डिपार्टमेंट वाइज, दैट इज डिविजनल डिपार्टमेंट। और मेरे यहाँ परचेज का काम होता है, प्रोडक्शन का काम होता है, मार्केटिंग का काम होता है, सेल्स का काम होता है, अकाउंट्स का काम होता है, ये सब हो गया फंक्शनल डिपार्टमेंट। तो पहला स्टेप हुआ अलग अलग ड्यूटीज पता करना, दूसरा उसका डिपार्टमेंट बनाना। थर्ड स्टेप इज असाइनिंग द ड्यूटी। अब उस डिपार्टमेंट में कौन क्या काम करेगा। हर डिपार्टमेंट में कई एक स्टाफ होंगे, तो वो लोग में से कौन क्या काम करेगा उनको उनका ड्यूटी देना। अब रिपोर्टिंग रिलेशनशिप सेटअप करना, मैंने उस डिपार्टमेंट में कौन हेड होगा, कौन जूनियर, कौन से जूनियर को कौन सा एक हेड ऑर्डर पास करेगा, और कौन कौन से जूनियर एक हेड को रिपोर्ट करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो फीडबैक देंगे या बात करेंगे। तो ये रिपोर्टिंग रिलेशनशिप सेट करना, मतलब कौन किस डिपार्टमेंट का हेड होगा, उसके अंदर में कौन कौन जूनियर होंगे, तो उनका आपस में रिलेशनशिप सेट करना। चेन ऑफ कमांड कौन देगा, वो स्केलर चेन वाला प्रिंसिपल, ये सब सेट करना। सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप सेट करना, दैट इज नोन एज एस्टेब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो क्या क्या हुआ, पहला काम को बांटना, डिवीजन ऑफ वर्क, आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क। नंबर 2 उनको डिपार्टमेंटलाइजेशन करना। नंबर 3 उनमें कौन क्या काम करेगा, ड्यूटी असाइन करना। और नंबर 3 रिपोर्टिंग रिलेशनशिप सेट करना। ये हुआ स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ये इस तरीके से ब्रेकअप करना, ये अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना, ये रिपोर्टिंग रिलेशनशिप सेट करना क्यों जरूरी है इतना, ताकि तुमको स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिले। जब तुम ऐसे डिपार्टमेंट बना के आदमियों को बांटोगे, काम दोगे, तब फिर तुम उस डिपार्टमेंट में उसी आदमी को काम दोगे जो उस काम में बेस्ट है, एक्सपर्ट है, स्किल्ड है, क्वालिफाइड है। तो यानी तुमको स्पेशलाइजेशन वाला काम मिलेगा। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप या वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर रहेगा, कौन किसको जाके जवाब देगा, कौन किसके अंडर में है, कौन किसको ऑर्डर देगा, किसका ऑर्डर मानना है, किसको प्रॉब्लम बताना है, ये सब पहले से सेट रहेगा तो काम बेटर होगा। सर ये सब होगा तो आप अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिममली यूज कर पाएंगे, मतलब बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगा काम का।
एक ही काम को 2 आदमी नहीं कर देगा, प्रॉपरली ब्रेकअप होगा। कोई भी चेंज आएगा तो उस डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज लोग काम कर रहे हैं जो उस डिपार्टमेंट का काम अच्छे से जानते हैं, तो वो इजीली चेंज को अडॉप्ट कर लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन बेटर होगा, जब प्रॉपर टीम बटा हुआ रहेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट बेटर होगा, बिजनेस का भी एक्सपेंशन और ग्रोथ होगा और स्टाफ का भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि वो रोज रोज वही काम कर रहा है एक ही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, उसमें स्किल्ड हो जाएगा पूरा एकदम। तो ये इसका एडवांटेज हुआ। अब आया उसी बात के ऊपर कि ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, तो जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है उसी का बात करना है यहाँ पे। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पहले मतलब क्या होता है? व्हेन मैनेजर्स आर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, जब मैनेजर्स लोग अलग अलग चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। कौन किस पोजीशन पे काम करेगा, किसका क्या जिम्मेदारी होगा और कौन किस पावर पे होगा अलग अलग लेवल पे, ये सेट करने को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यही एक छोटा सा टॉपिक है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? एक सुपीरियर के अंदर में कितने सबॉर्डिनेट होंगे, हाउ मेनी सुपीरियर अंडर वन सबॉर्डिनेट, हाउ मेनी सबॉर्डिनेट अंडर वन सुपीरियर। एक बॉस के अंदर या एक मैनेजर के अंदर कितने लोगों का टीम होगा, एक मैनेजर कितनों को कंट्रोल और डायरेक्शन देगा, ये हुआ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये स्ट्रक्चर बनाना इतना क्यों जरूरी है? ऊपर वाला ही ज्ञान है। बेटर फ्लो ऑफ वर्क रहेगा, कम्युनिकेशन बेटर होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे नजर रहेगा, किसका क्या जिम्मेदारी है, कोई ये नहीं बोल पाएगा ये मेरा काम नहीं उसका था। बेटर वर्किंग स्टाइल का आइडिया हो पाएगा, तुम्हारा कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होगा, किससे बात करनी है किस डिपार्टमेंट में पहले से पता होगा, और ये डिफाइंड रहेगा कि मैनेजमेंट का कितना लेवल और कौन किस लेवल में किसके अंडर है, तो ये सब क्लैरिटी रहेगा। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर अब मेन आंसर चालू होता है। दो चीज़ों में दो तरीके से स्ट्रक्चर को बांटा गया, एक है फंक्शनल, एक है डिविजनल। फंक्शनल माने when activities or job are grouped together in keeping in mind the functions of the job, उस काम का काम क्या है, उस जॉब या इस एक्टिविटी में काम क्या होने वाला है। जैसे यहाँ पे बोला प्रोडक्शन रिलेटेड जॉब्स को आप एक ग्रुप में बांट दो जिसको नाम दे दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स रिलेटेड वर्क को एक ग्रुप में डाल दो सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज रिलेटेड को एक ग्रुप में डाल दो परचेज डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयज रिलेटेड एक ग्रुप बना दो HR डिपार्टमेंट, या फिर आप नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन करके भी बांट सकते हो। तो ये हुआ आपका डिवीजन अकॉर्डिंग टू फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसका फायदा क्या होगा? उस काम में तुम स्पेशलाइज आदमी को डिपार्टमेंट में रखोगे तो तुमको ऑक्यूपेशन का स्पेशलाइजेशन मिलेगा, बेटर कंट्रोल रहेगा क्योंकि हर डिपार्टमेंट में कौन है कौन किसके अंडर है पहले से क्लियर रहेगा। मैनेजर का ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगा क्योंकि उसके अंदर में वही टीम होगा जो उस काम में एक्सपर्ट है, तो मैनेजर काम को बेटर वे में करवा पाएगा, उसका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। मैनेजमेंट का काम का डुप्लीकेशन नहीं होगा क्योंकि जिस आदमी को जो काम दिया वो वही करेगा, कोई दूसरा उसका काम नहीं करेगा। ईजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग दे पाएंगे क्योंकि तुमको पता है जिसको आदमी को जिस डिपार्टमेंट में डाल रहे हो उसको वहाँ पे क्या काम करना है पहले से पता होगा, तो उसको उसी के हिसाब से ट्रेनिंग दोगे। और ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शन, सब अपने अपने काम पे फोकस और अटेंशन दे पाएंगे जिससे काम प्रॉपर होगा। इसका डिसएडवांटेज क्या है? सो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को लोग इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, सब अपने अपने डिपार्टमेंट का ध्यान रखेंगे। मेरा डिपार्टमेंट में कोई गलती नहीं है, मेरे डिपार्टमेंट में कोई ब्लेम नहीं है, बाकी में जो हो रहा है किसी को कोई मतलब नहीं, दूसरा डिपार्टमेंट गलती किया हम क्या करें। तो ओवरऑल जो कंपनी का गोल है उस पर किसी का फोकस ही नहीं रहे। कोऑर्डिनेशन में कई बार प्रॉब्लम आएगा, सबका ईगो होता है, वो डिपार्टमेंट बोलेगा हम दूसरे डिपार्टमेंट से क्यों बात करें, वो आ जाए बात करने मेरे से, कई बार ईगो क्लैश हो जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगा, जिसको जिस डिपार्टमेंट में रखे उसको उसी डिपार्टमेंट का काम आता है खाली। अब दूसरे डिपार्टमेंट में अगर बहुत लोग एब्सेंट हो जाएं अब वहाँ का काम नहीं मैनेज होगा। कई बार आपस में कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाते हैं, टीम के अंदर ही लोग उनमें आपस में झगड़ा हो रहा है। सेल्स डिपार्टमेंट बोल रहा है ज़्यादा डिस्काउंट देंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट बोल रहा है इस बार कंपनी को ऑलरेडी लॉसेज है, ये सब लेके डिस्प्यूट्स आ जाते हैं। फिक्स अकाउंटेबिलिटी डिफिकल्ट होगा, वो डिपार्टमेंट बोलेगा हम तो काम ठीक से किए, दूसरा डिपार्टमेंट गड़बड़ कर दिया। सेल्स वाला बोलेगा एडवर्टीजमेंट बेटर नहीं करवा पाया मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इसलिए ज़्यादा सेल नहीं हुआ। मार्केटिंग डिपार्टमेंट बोलेगा सेल्स वाले लोग ज़्यादा पुश नहीं किए। सब एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेलेंगे डिपार्टमेंट का, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। किस टाइप के बिजनेस के लिए ज़्यादा सूटेबल है ये?
जहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट का काम हो रहा है और जहाँ काम एज पर फंक्शन ही, वर्क का बंटवारा एज पर फंक्शन ही ज़रूरत है। जहाँ पे आपको स्पेशलाइज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन चाहिए, आपको वैसे ही लोग चाहिए जो मार्केटिंग का एक्सपर्ट हो, जो अकाउंट्स का एक्सपर्ट हो, जहाँ पे सिमिलर नेचर हो, एक जैसे बहुत सारे काम पॉसिबल हो पाए एक ग्रुप बनाना। सिंगल प्रोडक्ट का काम करते हैं आप, तभी ये सब तरीका पॉसिबल है। नेक्स्ट है डिविजनल स्ट्रक्चर। तो वैन जब बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है, वहाँ पर ये डिविजनल स्ट्रक्चर होता है, यानी डिवाइडिंग अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, डिवाइडिंग द डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। सोप डिपार्टमेंट अलग, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट अलग, मेडिसिन डिपार्टमेंट अलग, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट अलग। ये हो गया डिविजनल स्ट्रक्चर। देखो सबसे ऊपर एक कंपनी का एमडी होता है, उसके अंदर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनके अंदर में अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड हो सकते हैं। अगर आप बात कर रहे हो डिविजनल फंक्शनल स्ट्रक्चर का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट या अकाउंट डिपार्टमेंट, ये हो गया आपका डिवीजन अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। लेकिन यही डिवीजन अकॉर्डिंग टू दी अगर प्रोडक्ट हो तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट में क्या होगा? एमडी, ऊपर के नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब वहाँ पे आप डिपार्टमेंट बात कीजिए, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, सोप डिपार्टमेंट, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट, अगर मान लो आपका कोई मेडिसिन डिपार्टमेंट है तो मेडिसिन डिपार्टमेंट। अब इनके अंडर में फिर आप प्रोडक्शन सेल्स मार्केटिंग, इनके अंदर में भी प्रोडक्शन सेल्स मार्केटिंग, कॉस्मेटिक्स के अंदर भी प्रोडक्शन सेल्स मार्केटिंग, मेडिसिन के अंदर भी प्रोडक्शन सेल्स मार्केटिंग कर सकते हो। पहला जो बंटवारा हो रहा है वो अगर अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस हो रहा है उसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर, और पहला बंटवारा अगर अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट हो रहा है उसको बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ के आपको अगर प्रोडक्ट का स्पेशलाइज लोग चाहिए तो तब आपको ये बेनिफिट यहाँ मिलेगा कि आप उस प्रोडक्ट का स्पेशलाइज आदमी को वहाँ पे काम दोगे। फास्ट डिसीजन मेकिंग होगा क्योंकि सब अपने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से काम करेंगे। अकाउंटेबिलिटी होगा, सोप डिपार्टमेंट ये नहीं बोल सकता मेडिसिन डिपार्टमेंट गलती किया, कोई किसी और पे ब्लेम नहीं डाल पाएगा। फ्लेक्सिबल रहेंगे उस जॉब के अंदर और बिजनेस का एक्सपेंशन और ग्रोथ होगा। डिसएडवांटेज क्या होगा? बहुत ज़्यादा रिसोर्स लगेगा, मनी बहुत लगेगा, लोग बहुत लगेंगे इस टाइप के बंटवारे में। दूसरा, आप अपने प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस करोगे, सब कम प्रोडक्ट वाले अपने अपने प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे, किसी को मतलब नहीं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो रहा है। कई बार डिपार्टमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे और ये कॉस्ट बहुत हाई होगा। अगर इतने लोग रखोगे तो खर्चा भी तो बहुत होगा। ये किस टाइप के बिजनेस के लिए सूटेबल है? जहाँ मल्टीपल प्रोडक्ट है, जहाँ आपको प्रोडक्ट का ही स्पेशलाइज लोग चाहिए। जैसे आप रिलायंस डिजिटल में जाओ तो आप देखो लैपटॉप सेक्शन अलग है, वहाँ लैपटॉप वाला आदमी खड़ा है जो आपको लैपटॉप का जानकारी दे रहे। एसी वाला सेक्शन अलग है, जहाँ एसी का लोग खड़ा है वो आपको एसी का जानकारी दे रहे। तो जब आपको प्रोडक्ट में स्पेशलाइज लोग चाहिए वहाँ ये ब्रेकअप बेटर है। जहाँ मोर लाइन और प्रोडक्ट आपको फ्यूचर में खोलना है तो स्टार्टिंग से यही ब्रेकअप करके चलो। ये हुआ फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर का एडवांटेज, डिसएडवांटेज और सुटेबिलिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है यहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल स्ट्रक्चर मतलब वो स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड या मतलब कंपनी का जो मेन बोर्ड है वही उस ब्रेकअप को रेडी किया। किसका किसका टीम एक साथ होगा ये डिसीजन आपका टॉप मैनेजमेंट लिया। तो जो क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट है एंड सिस्टमैटिक वर्किंग के लिए, क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट फॉर सिस्टमैटिक वर्किंग, उसी को बोलते हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर। जैसे तुम्हारे स्कूल में कॉमर्स सेक्शन, साइंस सेक्शन, ह्यूमैनिटीज सेक्शन ब्रेकअप है, तो कॉमर्स के टीचर सिर्फ कॉमर्स पढ़ाएंगे। तो टीम कौन डिसाइड किया कि कौन अकाउंट पढ़ाएगा, कौन बीएसटी पढ़ाएगा, कौन इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा? ये मैनेजमेंट डिसाइड किया। फिर आर्ट्स डिपार्टमेंट में, ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट में कौन साइकोलॉजी पढ़ाएगा, कौन क्या बोलते हैं पॉल साइंस पढ़ाएगा, ये कौन डिसाइड किया? हिस्ट्री कौन पढ़ाएगा, ज्योग्राफी कौन पढ़ाएगा? वैसे साइंस डिपार्टमेंट में कौन केमिस्ट्री, कौन बायोलॉजी पढ़ाएगा? ये टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करके दे रहा है ताकि काम सिस्टमैटिकली हो। तो जो ग्रुपिंग टॉप मैनेजमेंट क्रिएट करके दिए, जहाँ पे क्लियर है कि कौन किसके साथ काम करेगा, कौन सा टीम किस काम को संभालेगा, कौन किसका सीनियर कौन किसका जूनियर होगा, वो भी मैनेजमेंट डिसाइड कर दिया। ये हुआ फॉर्मल स्ट्रक्चर। तो फॉर्मल स्ट्रक्चर का फीचर्स क्या हुआ? सर ये क्रिएटेड इंटेंशनली है, अपने आप नहीं बना, मैनेजमेंट बनाया है इसको। ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल को पूरा करने के लिए
यहाँ हर एक को अपना अपना काम पहले से स्पेसिफिकली पता होगा किसको क्या काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगा, अथॉरिटी भी फिक्स होगा, किसका क्या पावर है ये भी पहले से फिक्स होगा, कौन किसका सुपीरियर कौन किसका सबॉर्डिनेट ये भी पहले से फिक्स होगा, और एक चेन में काम होगा, कौन किसको जाके जवाब देगा, कौन आगे इंफॉर्मेशन किसको पास ऑन करेगा, प्रॉब्लम होगा तो किसको जाके बताना है, ये पूरा एक चेन में स्ट्रक्चर होगा। इसका एडवांटेज से काम सिस्टमेटिकली होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल इजीली ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा, काम का ओवरलैपिंग नहीं होगा, आपस में कोऑर्डिनेशन बेटर होगा, एक चेन में काम होगा और काम पे ही ज्यादा फोकस होगा, यहाँ पर्सनल टाइम पास नहीं होगा। डिसएडवांटेज क्या है, कई बार इतना फॉर्मल है कि मीटिंग बुलाओ, मीटिंग का डेट फिक्स करो, कि एक्शन लेने में डिलेड होगा, जिसके कारण काम में भी लेट होगा। सोशल नीड ऑफ द एम्प्लॉय फुलफिल नहीं होगा, कोई यारी दोस्ती नहीं होगा, कोई पर्सनल प्रॉब्लम शेयरिंग नहीं होगा, तो काम मोनोटोनस होगा और सोशल नीड को इग्नोर है। यहाँ पे काम केवल वर्क पे फोकस है, तो कोई ह्यूमन रिलेशन नहीं बनेगा, यहाँ पे कोई क्रिएटिविटी और टैलेंट का बात नहीं होगा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, विद इन द जॉब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो तुम्हारा अदर ग्रुप बन जाता है, जो मैनेजमेंट बना के नहीं दिया, ये विद इन द जॉब का बात हो रहा है, तुम्हारे बाहर के फ्रेंड्स का बात नहीं हो रहा है, तुम्हारे रिलेटिव्स का बात नहीं हो रहा है। तो जो फ्रेंडली ग्रुप बन जाते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं कॉमर्स का टीचर हूँ, कोई एक साइंस का टीचर, उससे मेरा बहुत अच्छा दोस्ती हो गया, हम लोग मिलकर कोई काम कर लिया आपस में, तो फ्रेंडली ग्रुप बन गया, जहाँ हम लोग अपना पर्सनल शेयर कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, मेरे को काम में दिक्कत आया तो मेरे को बिना मैनेजमेंट के बोले वो मेरे को हेल्प कर दिया, मेरे को गाइडेंस दे दिया, ऐसे कर लीजिए सर या वैसे कर लीजिए। तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों का खुद का इंटरेक्शन का ग्रुप बन जाता है, दैट इज नोन एज इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे फीचर्स क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली बना, डेलिब्रेट नहीं, अपने आप बना। यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए ग्रुप बन रहा है, कोई फिक्स फ्लो ऑफ अथॉरिटी नहीं होगा, कौन किसका हेड कौन किसका जूनियर ये सब कोई फिक्स नहीं होगा, कोई प्रॉपर मीटिंग के लिए नोटिस देना और वो सब नहीं होगा, कहीं भी मिले बात कर लिए। ये डिपेंड लेकिन करेगा फॉर्मल के ऊपर, जैसा फॉर्मल ग्रुप बना फिर उसके अंदर इनफॉर्मल बनता है। तो इसका एडवांटेज क्या होगा, फास्ट कम्युनिकेशन होगा, आपका साइकोलॉजिकल नीड भी पूरा हो रहा है, सोशल नीड पूरा हो रहा है, आपको करेक्ट फीडबैक मिलेगा, क्योंकि यहाँ डर नहीं होगा। देखो जब मैनेजमेंट ग्रुप बनाता है ना, वहाँ हर टीम मेंबर को ये लगता है कि हम अगर कुछ फीडबैक दिए और बाद में गलत निकला तो झाड़ पड़ेगा, इससे अच्छा भाई चुप रहो। लेकिन इनफॉर्मल में यारी दोस्ती का बात है एकदम, तो आपका कुछ भी गड़बड़ हो आपको तुरंत फीडबैक दे देगा आपका दोस्त या आपका टीम मेंबर कि सर आप ये ठीक नहीं कर रहे, इसको ऐसे कर लीजिए। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, सर बहुत जल्दी इसमें र्यूमर्स फैलता है, सही इंफॉर्मेशन नहीं जाता, 70% र्यूमर्स ही चला जाता है, कोई सिस्टम नहीं होगा वर्क का, मे भी नेगेटिव रिजल्ट। कई बार इनफॉर्मल ग्रुप में यारी दोस्ती निभाने में काम और गड़बड़ हो जाएगा, सब अपना अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखेगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट नहीं देख रहा है यहाँ पे, तो ये इसका बुराई था। नेक्स्ट टॉपिक, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक और बचे हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, और ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर खत्म इसी के साथ। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, असाइनमेंट, एक कई मैनेजर को बहुत सारा काम मिलता है, वो अकेला सारा काम परफॉर्म नहीं कर सकता, तो हर मैनेजर के अंडर में एक टीम होता है, वो उस टीम के अंदर में जब काम का बंटवारा करता है, पावर का बंटवारा कर देता है, थोड़ा बहुत, फुल्ली नहीं, पार्ट ऑफ द वर्क एंड पार्ट ऑफ द अथॉरिटी, पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पार्ट ऑफ द अथॉरिटी का बंटवारा करता है, जब डिलीवरेटली पास ऑन कर रहा है। एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स के अंदर जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी का बंटवारा करता है, दैट इज नोन एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के 3 एलिमेंट है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के 3 एलिमेंट्स है, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। नंबर 1 इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर 2 अथॉरिटी, नंबर 3 अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जो मेरे को काम मिला उस काम को ही हम दूसरे लोगों को थोड़ा थोड़ा दिए। जैसे मान लो बिल्डिंग बनाने का काम हो रहा है, मेरे अंडर में 4 जूनियर हैं, अब हम एक को बोल दिया तुम लेबर का अपॉइंटमेंट देख लो थोड़ा सा, दूसरे को हम बोला मेन रॉ मटेरियल हम मंगवा लिए, तुमको एक बार चेकआउट कर लो, कुछ रॉ मटेरियल बचा तो तुम ऑर्डर कर लो। तो ये हुआ हम कुछ काम का बंटवारा अपने जूनियर्स के अंडर में किए। सम ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट ऑल, मैनेजर पासेस सम ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जूनियर को पास ऑन किए ताकि काम प्रॉपर्ली परफॉर्म हो सके
उनको काम देंगे तभी तो लोग पूरा करेगा, वरना उनका फिर काम क्या होगा मेरे यहाँ। और ये फ्लो अपवर्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड, नीचे वाला अपने ऊपर वाले के लिए जिम्मेदार होगा, ऊपर वाला जो उसको काम दिया उसी के लिए जिम्मेदारी होगा, और कोई का जिम्मेदारी उस पर नहीं होगा। तो ये ऑलवेज फ्लो अपवर्ड है। तो पहला हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा एलिमेंट हुआ अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन एंड अथॉरिटी टू गिव कमांड। दो चीज का बात करें, डिसीजन मेकिंग पावर दे रहे हैं हम किसी को, और ऑर्डर देने का भी पावर दे रहा है, कमांड देने का पावर। दो चीज का पावर देने को अथॉरिटी बोलते हैं, पावर टू टेक डिसीजन एंड पावर टू गिव ऑर्डर्स। ये दो चीज को देने का हो गया अथॉरिटी यानी पावर। इसका ये फीचर्स क्या हुआ इसका, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी अराइज टू ऑरिजिनेट फ्रॉम इंडिविजुअल पोजीशन। ये डिपेंड करता है, सबको नहीं मिलेगा, हम कुछ लोगों को पावर देंगे, कुछ को नहीं भी दे सकते। यहाँ पे राइट टू टेक डिसीजन दे रहे हैं हम उसको। यहाँ पे सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप काम करेगा, हम अपने जूनियर्स को दे रहे हैं और वो अपने जूनियर्स को ऑर्डर पास कर सकते हैं। हम प्रॉपर रिस्ट्रिक्टेड, हम सारा पावर नहीं देंगे, कुछ कुछ पावर देंगे। ये हमेशा फ्लो डाउनवर्ड है, पावर ऊपर वाला नीचे वाले को देता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड जाता है, अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो है। एंड लास्ट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है, एंसरेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है एंसरेबिलिटी। अगर जो एंड रिजल्ट आया, जो काम हुआ वो ठीक से नहीं हुआ या पूरा नहीं हुआ, तो उसका जवाब देने का जिम्मेदारी, जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी मीन्स सबऑर्डिनेट विल बी एंसरेबल फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ द टास्क या फिर नॉट प्रॉपर कंप्लीशन ऑफ द टास्क। तो ये तीन चीज का एलिमेंट है अथॉरिटी। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लेना, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डाउनवर्ड फ्लो है, जबकि अथॉरिटी जो है वो अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो है, वो अपवर्ड फ्लो है, जबकि अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो है। एक तो ये बात याद रखना। दूसरा बात, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर नहीं हो सकता, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर होता है, वो भी थोड़ा बहुत, और अथॉरिटी भी थोड़ा बहुत, बट अकाउंटेबिलिटी कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन जो दिया है वही पढ़ सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑल फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी टू बी परफॉर्म्ड, ड्यूटी परफॉर्म करने का जिम्मेदारी दे रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी मीन्स एंसरेबिलिटी, obligation to complete the job. Responsibility cannot be entirely delegated. Accountability can never be delegated. Responsibility flow upward, accountability flow upward, ये भी दोनों ही upward flow कर रहे हैं। Authority और responsibility में क्या फर्क हुआ, authority मतलब power to take the decision and to give order, जबकि यहाँ पे duty to perform the task है। अथॉरिटी राइजेस बिकॉज ऑफ द फॉर्मल पोजीशन, अथॉरिटी फॉर्मल पोजीशन से आता है, जबकि अकाउंटेबिलिटी सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप से आता है। अथॉरिटी ऑलवेज फ्लो डाउनवर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज फ्लो अपवर्ड। इट कैन बी डेलीगेटेड, इट कैन नॉट बी फुल्ली डेलीगेटेड। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल्ली डेलीगेट नहीं हो सकता, बट अथॉरिटी फुल्ली डेलीगेट हो सकता है, और अकाउंटेबिलिटी तो डेलीगेट ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पे प्रॉपर वे में तीनों का डिफरेंस एक जगह करके दिए। यहाँ पावर टू टेक डिसीजन है, यहाँ ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क है, या एंसरेबिलिटी का बात है। ये डेलीगेट हो सकता है, ये फुल्ली डेलीगेट नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत हो सकता है, ये डेलीगेट ही नहीं हो सकता। ये फॉर्मल पोजीशन से आता है, ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से आता है, जबकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से आता है। ये फ्लो डाउनवर्ड है, ये फ्लो अपवर्ड है, और ये भी फ्लो अपवर्ड है। तो ये डिफरेंस बिटवीन आप पढ़ सकते हो, आपका काम हो जाएगा। बट तीन एलिमेंट का नाम याद रखना, कि स्टडी में पूछ सकते हैं कौन से एलिमेंट का बात हो रहा है। डेलीगेशन का फायदा क्या है, मैनेजमेंट इफेक्टिवली होगा। जब मैनेजर अपना काम बांट देगा, थोड़ा पावर बांट देगा, तो काम को इजीली परफॉर्म करवा पाएगा, एफिशिएंटली करा पाएगा। एम्प्लॉय का भी डेवलपमेंट होगा, जब बॉस या मैनेजर एब्सेंट होगा तो जूनियर अगर ट्रेंड है तो वो भी खुद कोई काम संभाल पाएगा। स्टाफ मोटिवेटेड होगा कि उसका बॉस भी उसको काम देता है, पावर देता है, तो वो खुश होगा। फुलफिल ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा ग्रोथ होगा, कंपनी का भी ज़्यादा ग्रोथ होगा, क्योंकि काम अटकेगा नहीं, काम जल्दी जल्दी होगा। ये मैनेजमेंट का एक हायरार्की है, मतलब मैनेजमेंट को ये करना ही चाहिए। बेटर कोऑर्डिनेशन होगा इससे, और वर्कलोड मैनेजर का कम हो जाएगा। ये हुआ डेलीगेशन का फायदा। लास्ट टॉपिक और चैप्टर खत्म पे है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, पावर
in the hands of top level only. Power in few hands माने only top level. तो डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास है, उसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। जबकि यहाँ डिसीजन मेकिंग पावर को सिस्टमैटिक वे में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, ये बात याद रखना, एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, ब्रांच वाइज, लेवल वाइज जब पावर्स का बंटवारा हो, दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। लोग कंफ्यूज होते हैं डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में। डेलीगेशन में मैनेजर कुछ काम अपने सबऑर्डिनेट को दे रहा है, कुछ पावर अपने सबऑर्डिनेट को दे रहा है, बट यहाँ कंप्लीटली लेवल वाइज बंटवारा हो रहा है। ये दो बेसिक फर्क है, यहाँ लेवल वाइज बंटवारा हो रहा है और यहाँ पर फिक्स बंटवारा है, बार बार चेंज नहीं होगा। जबकि अथॉरिटी में इस बार का काम हम अपने जूनियर में बांटे, अगली बार नहीं भी बांटे, बट यहाँ लेवल ऑफ मैनेजमेंट में पूरा बंटवारा हो जा रहा है सिस्टमैटिक वे में। तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट बंटवारा है। यह है डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सिर्फ अथॉरिटी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इट इज मोर देन दैट, कंप्लीट ट्रांसफर है। यहाँ पूरा अथॉरिटी का डिस्बर्सल हो जा रहा है एकदम अलग अलग लेवल वाइज। यही मेन है यहाँ पे, और कुछ काम का बात नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या होगा? डिसेंट्रलाइज करके मिडिल और लोअर लेवल को भी पावर मिलेगा, तो जूनियर का भी डेवलपमेंट होगा, मैनेजरियल टैलेंट बढ़ेगा आगे, क्योंकि सब लेवल पे पावर का बंटवारा हो रहा है, वो लोग भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो लोग भी आगे मैनेजर बनने लायक होंगे। क्विक डिसीजन मेकिंग होगा, टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ मिलेगा प्रेशर से, ग्रोथ होगा ऑर्गेनाइजेशन का, बेटर कंट्रोल रहेगा, क्योंकि जितना छोटा टीम उतना बेटर कंट्रोल। यहाँ पे डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस दिया है, जिसका बात हम किए थे। तो डेलीगेशन इज अ लिमिटेड स्कोप, यहाँ कंप्लीट बंटवारा नहीं हो रहा है, बट ये वाइडर स्कोप है। यहाँ पूरा बंटवारा हो जा रहा है लेवल वाइज या डिपार्टमेंट वाइज। यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट काम का बंटवारा हो रहा है, यहाँ पे सारे चीजों का बंटवारा हो जा रहा है। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्शन पूरी तरीके से नहीं है। हम जूनियर को पावर दे रहे हैं डेलीगेशन में, लेकिन उसको बोल रहे हैं इतना काम, इतना ही पावर तक रख रहे हो, इसके बाद कुछ करना हो तो मेरे से पूछ लेना। जैसे अगर लेबर अपॉइंट करना है, 1000 रुपया तक लेबर मांगे तो तुम अपॉइंट कर लेना, उससे ज्यादा मांगे तो हमसे बात करके अपॉइंट करवाना। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में मोर फ्रीडम है, सिस्टमेटिकली तुमको पूरा पावर दे दिए, एक लिस्ट बना के रूल भी दे दिए, उस रूल के हिसाब से अपना पूरा पावर यूज करो। ये नैरो स्कोप है, ये वाइडर स्कोप है। ये द रिस्पॉन्सिबल ऑफ, अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी मैनेजर का ही है। मैनेजर ये नहीं बोल सकता डेलीगेशन में कि मेरा जूनियर गलती किया, हम क्या करें, जबकि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज टॉप लेवल का है। डेलीगेशन कंपलसरी है, डेलीगेशन करना ही पड़ेगा। डिसेंट्रलाइजेशन कंपनी के चॉइस पे है, करना चाहे तो करे, नहीं तो नहीं करे। यहाँ पे मैनेजर का बर्डन रिड्यूस हो रहा है, जबकि यहाँ पे सबऑर्डिनेट का रोल बढ़ाने पे जोर है। यहाँ पे अथॉरिटीज ग्रांटेड टू इमीडिएट सुपीरियर, हम ठीक अपने नीचे वाले को अथॉरिटी देंगे, जबकि यहाँ पे पूरा लेवल वाइज बंटवारा हो रहा है, ठीक अपने नीचे या ऊपर का कोई बात नहीं। तो ये था आपका ये चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग।